नमस्ते। ब्रह्मांड के रहस्यों पर आधारित इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से जून 2026 में एक ऐसी ऐतिहासिक खबर आई जिसने ब्लैक होल को लेकर हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के बिल्कुल केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की, जिसे हम सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। और चौंकाने वाला सच क्या है? वैज्ञानिकों ने पहली बार ये पुख्ता किया है कि ये विशालकाय ब्लैक होल अपने अंदर से शक्तिशाली ब्रह्मांडीय हवाएं या कहें कॉस्मिक विंड्स उत्सर्जित कर रहा है। अब देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पूरे 50 साल पुराने एक रहस्य को आखिरकार सुलझा लिया है। उन्होंने चिली के एल्मा और नासा के चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी का एक साथ इस्तेमाल किया और एक शंक्वाकार गड्ढा यानी कोन शेप की कैविटी खोज निकाली। ये कैविटी सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि ब्लैक होल बहुत ही गर्म गैसों को खुद से दूर धकेल रहा है। और पता है इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? ये ब्रह्मांडीय हवाएं अपने आसपास मौजूद ठंडी गैसों को उड़ा देती हैं, जिससे ये तय होता है कि उस इलाके में नए तारे बनेंगे या नहीं। मतलब ये ब्लैक होल एक तरह से अपने आसपास के ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बचपन से हम सब क्या सुनते आए हैं, यही ना, कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना भयानक होता है कि प्रकाश यानी लाइट भी उसे बचकर नहीं निकल सकती। तो अगर सब कुछ सिर्फ अंदर ही जाता है तो फिर ये ब्लैक होल इतनी शक्तिशाली हवाएं बाहर की तरफ कैसे धकेल सकता है? क्या वो सच में हमारी और आपकी तरह सांस ले रहा है? भाग 1, क्षितिज से पहले बचाओ, ब्रह्मांड का मिक्सर ग्राइंडर। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें ये समझना होगा कि किसी भी चीज के उस नो रिटर्न पॉइंट को पार करने से ठीक पहले आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, जब कोई ठोस चीज जैसे कि कोई पूरा का पूरा तारा ब्लैक होल के करीब आता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे खींचकर एक पतले नूडल की तरह लंबा कर देता है। विज्ञान की भाषा में इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। वो तारा पल भर में टूटकर गैस बन जाता है। फिर शुरू होता है दूसरा स्टेप, एक भयंकर ट्रैफिक जाम। ये गैस ब्लैक होल के चारों तरफ अंधाधुंध स्पीड से घूमने लगती है। आपस में रगड़ खाने से यानी घर्षण के कारण इसका तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और फिर इस असहनीय गर्मी की वजह से उस मलबे का एक छोटा सा हिस्सा अंदर गिरने से ठीक पहले बहुत तेज गति से बाहर अंतरिक्ष में उछल जाता है। इसे ना एक वाटर स्लाइड की तरह समझिए। जैसे वाटर स्लाइड में गोल गोल घूमते हुए जब पानी नीचे जाता है तो एक बल उसे बाहर की तरफ धकेलता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ अत्यधिक गर्मी से पैदा हुआ विकिरण दबाव और वहाँ मौजूद बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को एक तोप के गोले की तरफ बाहर धकेल देते हैं। यानी बात साफ है, पदार्थ गुरुत्वाकर्षण को हराकर बाहर नहीं भागता, बल्कि उसकी अपनी अंधाधुंध गति और वहाँ की चुंबकीय शक्ति उसे अंदर जाने से पहले ही बाहर उछाल देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? ये जो ब्लैक होल की सांस लेने की प्रक्रिया है या ये जो भी गैसें बाहर की तरफ छिटक रही हैं, ये सब कुछ इवेंट होराइजन के बिल्कुल बाहर हो रहा है। इवेंट होराइजन वो लक्ष्मण रेखा है, वो अंतिम सीमा है जिसके अंदर अगर कोई चीज एक बार चली गई तो फिर ब्रह्मांड की कोई भी चुंबकीय शक्ति उसे बाहर नहीं निकाल सकती। वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो अब एक और बड़ा रहस्य हमारे सामने आता है। अभी तक तो हमने सिर्फ उन चीजों की बात की जो इवेंट होराइजन के बाहर से ही भाग निकली, लेकिन उनका क्या जो सच में उस सीमा को पार कर गई? क्या वो समय के अंत तक वहीं अंदर कैद रहती है या फिर ब्लैक होल कभी कभार ब्रह्मांड को कुछ वापस भी लौट आता है? भाग 2, हॉकिंग रेडिएशन का रहस्य, शून्य में वाष्पीकरण। यहाँ हमें महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के उस क्रांतिकारी सिद्धांत को याद करना होगा जो ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर चलने वाले क्वांटम फिजिक्स के अजीबोगरीब नियमों को समझाता है। इसके मुताबिक ब्लैक होल चीजों को हमेशा के लिए ग्रहण यानी कंज्यूम नहीं करता, बल्कि उन्हें बस अस्थायी रूप से स्वीकार करता है। आम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो अंदर गई चीज बाहर नहीं आ सकती, लेकिन क्वांटम स्तर पर कहानी अलग है। ब्लैक होल उस निगली हुई ऊर्जा को धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ब्रह्मांड में वापस लौटाता रहता है और इसी को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। अंतरिक्ष में ऊर्जा के कणों के जोड़े लगातार बनते और मिटते रहते हैं।
जब ये जोड़े बिल्कुल ब्लैक होल की सीमा यानी इवेंट होराइजन पर पैदा होते हैं तो एक कण अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर भाग निकलता है। अब जो कण अंदर गिरता है ना, उसकी ऊर्जा नकारात्मक होती है। इसका असर ये होता है कि ब्लैक होल का वजन बढ़ने के बजाय उल्टा कम होने लगता है। और हाँ, याद रखिए, ये ऊर्जा ब्लैक होल के बिल्कुल किनारों से निकलती है, उसके केंद्र से नहीं। बस इसी प्रक्रिया के चलते ब्लैक होल खरबों सालों में धीरे धीरे वाष्पित होकर एक दिन पूरी तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को इतनी भयानक ताकत से अंदर की तरफ खींच रहा है, तो जो ऊर्जा या मलबा ब्लैक होल के ऊपर और नीचे ध्रुवों से बाहर निकलता है, वो इतनी तेजी से 90 डिग्री का एल टर्न कैसे ले लेता है? मतलब सीधे अंदर आते आते अचानक सीधा ऊपर की तरफ कैसे चला जाता है? भाग 3, स्पेस टाइम और अंतहीन सुरंग, जहां समय ही रास्ता बन जाता है। इसका जवाब हमें मिलता है एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी में। आइंस्टाइन ने बताया था कि अंतरिक्ष कोई खाली कमरा नहीं है, बल्कि एक मुड़ी हुई चादर या एक बहुत गहरे कुएं की तरह है। असल में वहाँ कोई अचानक मोड़ आता ही नहीं है। जो गैस अंदर गिरने वाली होती है, वो प्रकाश की गति से घूमते हुए एक अदृश्य चुंबकीय दीवार से टकरा जाती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने पानी की किसी नली को अंगूठे से आधा दबा दिया हो। पानी सीधा जाने के बजाय पूरी ताकत से 90 डिग्री पर फव्वारे की तरह ऊपर और नीचे की तरफ छूटता है ना? बिल्कुल वैसा ही कुछ अंतरिक्ष में हो रहा होता है। और अगर कोई चीज सच में उस सीमा के अंदर चली जाए, तो वो बाहर क्यों नहीं आ सकती? इसे एक सुरंग में जाती हुई ट्रेन की तरह सोचिए। जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर जाती है, अंतरिक्ष इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि सारी दिशाएं सिर्फ अंदर की ओर ही इशारा करने लगती हैं। वहां बाहर जाने का तो कोई रास्ता बचता ही नहीं है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ब्लैक होल के बिल्कुल बीच में जो सिंगुलैरिटी होती है, वो कोई भौतिक जगह नहीं रह जाती, बल्कि वह उस गिरे हुए पदार्थ का भविष्य बन जाती है। और जैसे हम अपने भविष्य को आने से नहीं रोक सकते, वैसे ही कोई भी चीज उस केंद्र तक पहुंचने से खुद को रोक नहीं सकती। अच्छा, इन सब बातों से और ऐसे विजुअल्स से ना अक्सर दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन जाती है। अगर ब्लैक होल हर चीज को एक गहरी कीप या फनल की तरह अंदर खींच रहा है और ऊपर नीचे से फव्वारे की तरह जेट निकाल रहा है, तो क्या ब्लैक होल सच में एक टॉर्च की रोशनी या किसी पाइप की तरह चपटा होता है? भाग 4, ब्लैक होल का असली आकार, घूमता हुआ 3D वैक्यूम। चलिए इस 2D वाले फनल के मिथक को आज पूरी तरह से तोड़ ही देते हैं और इसके असली 3D आकार को समझते हैं। विज्ञान में 2 तरह के ब्लैक होल माने गए हैं। पहला है श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल, जो एकदम फुटबॉल की तरह गोल है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी किताबों में होता है। हकीकत में ब्रह्मांड के लगभग सभी ब्लैक होल बहुत तेज गति से गोल गोल घूम रहे हैं। इन्हें कैर ब्लैक होल कहते हैं और अपनी इस भयंकर तेज रफ्तार की वजह से इनका आकार बिल्कुल गोल नहीं रह पाता। तो फिर असल में ये ब्रह्मांडीय दैत्य दिखते कैसे हैं? जरा एक टेबल फैन की जाली की कल्पना कीजिए। जी हाँ, अपनी अंधाधुंध स्पिन के कारण ये बीच से थोड़े फूल जाते हैं और ऊपर नीचे से थोड़े दब जाते हैं। एक मोटे चपटे पेड़े या फिर एक टमाटर जैसे आकार के हो जाते हैं। और याद रखिए, इसका गुरुत्वाकर्षण किसी पाइप की तरह सिर्फ आगे या पीछे काम नहीं करता। ये 360 डिग्री यानी हर दिशा से चीजों को खींचता है, बिल्कुल एक 3D वैक्यूम क्लीनर की तरह। हमें जो अक्सर तस्वीरों में एक छल्ला या चपटी डिस्क दिखाई देती है ना, वो असल में ब्लैक होल नहीं है। वो तो सिर्फ वो गैस और धूल है जो ब्लैक होल के घूमने की वजह से एक थाली के आकार में उसके आसपास व्यवस्थित हो गई है। अब ये सब हमें आज के आखिरी और सबसे रोमांचक सवाल पर ले आता है। अगर गुरुत्वाकर्षण सच में 360 डिग्री से चीजों को खींच रहा है और चारों तरफ इतनी सारी ऊर्जा और प्रकाश मौजूद है, तो फिर हमें ब्लैक होल किसी चमकते हुए तारे की तरह पूरा का पूरा चमकदार क्यों नहीं दिखता? उसके बिल्कुल बीच में वो घनघोर काला बिंदु क्यों रह जाता है? भाग 5, परछाइयों और रोशनी की अंगूठी, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसे समझने के लिए हमें प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के एक बहुत ही अनोखे खेल को देखना होगा। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को ही नहीं खींचता, बल्कि वो हमारी आंखों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा करता है। देखिए,
ब्लैक होल के बिल्कुल पीछे जो चमकदार गैस है उसकी रोशनी सीधे हम तक नहीं आ सकती क्योंकि बीच में तो ब्लैक होल खड़ा है। लेकिन ब्लैक होल का 360 डिग्री वाला गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वो पीछे से आ रही रोशनी को खींचकर अपने किनारों के चारों ओर से मोड़ देता है। नतीजा क्या होता है? हमें किनारों पर एक चमकती हुई अंगूठी दिखती है, जबकि बीच का सारा प्रकाश इवेंट हराइजन के अंदर कैद हो जाता है, जिससे वहां हमेशा के लिए एक खालीपन या कह सकते हैं एक परछाई बन जाती है। एक आम तारा प्रकाश इसलिए देता है क्योंकि उसका कोर चमकता है ना? लेकिन ब्लैक होल का कोर प्रकाश पैदा ही नहीं करता, वो तो सिर्फ उसे निगलता है। इसलिए चारों तरफ चमकते हुए इस भयंकर ब्रह्मांड के बीच ब्लैक होल खुद महज एक डार्क सिलुएट, एक बहुत गहरी और भयानक परछाई बनकर रह जाता है। और इसी के साथ हम इस शानदार चर्चा के आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक आखिरी विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ जो सच में सोचने लायक है। आज हमने देखा कि ब्लैक होल ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और अंततः खरबों सालों बाद वाष्पित होकर गायब हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब वो पूरी तरह गायब हो जाएंगे तो उन्होंने अंतरिक्ष की जिस चादर को इतनी भयानक गहराई तक मोड़ दिया था, उस मुड़े हुए स्पेस टाइम का आखिर क्या होगा? क्या वो वापस एक रबर बैंड की तरह समतल हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और भी गहरा कर देता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।